नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है द थ्योरी ऑफ लर्निंग एक्विजिशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द थ्योरी ऑफ लर्निंग एक्विजिशन के अंतर्गत ना क्या क्या आता है, मतलब किन लोगों ने ना, किन मनोवैज्ञानिकों ने ना क्या क्या थ्योरी दिया था, इसके बारे में जानेंगे खासतौर से इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ना आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों का शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाए और एक हफ्ते पहले आप लोग क्विक रिवीजन भी कर लो। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ना शॉर्ट नोट्स में भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं ना हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भी समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए, रटने पर नहीं समझने पर आप लोग सबसे ज़्यादा जोर दीजिएगा, तब ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पढ़ाई जो रहेगा वो। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, आप लोग अभी जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, आगे चलकर उसका फल उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। मतलब अगर आप लोग अच्छे से ज़्यादा नंबर से अगर क्वालिफाई करना चाहते हो ना सीजी टेट एग्ज़ाम को ना, तो अच्छे से अभी 2 महीना का टाइम है, इसी में ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सोचोगे कि मैं बाद में पढ़ लेता हूँ, थोड़ा देर बाद पढ़ लेता हूँ, एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले पढ़ लेता हूँ, तब मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी वजह से आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना ध्यानपूर्वक ना हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। और ये जो थ्योरी क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों का इसमें से जितने भी प्रकार से एमसीक्यू बन सकता है ना, तो उस एमसीक्यू सीरीज़ को, मतलब क्वेश्चन को भी आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों तरीके से पढ़ाई जो है ना वो हो सके और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं इसी प्रकार से जब भी क्लास लाऊँ ना तो बेहतर तरीके से आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग तुरंत ही क्लास को अटेंड कर पाओ। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप ना अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मेरे को भी ना अच्छे से आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, दुगनी जोश के साथ और सरल से सरल तरीके से। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना आप सबसे पहले ना थ्योरी को पढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना वो थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में जानेंगे। और इसका जो हिंदी मतलब होता है ना वो सीखने और अधिग्रहण का सिद्धांत है। मतलब सीखने और अधिग्रहण का जो सिद्धांत है ना वो किसने किसने दिया है, ये हम लोग ना विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, और जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा अवश्य आप लोग नोट कीजिएगा। ये सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पियाजे के बारे में जानते हैं कि जीन पियाजे ने ना क्या क्या अवधारणा दिया है, इसके बारे में जानते हैं, उसके अवधारणाओं के बारे में। सबसे पहले जीन पियाजे के जो बेसिक है ना उसको जान लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट को देखो, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के जनक। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा स्विस बायोलॉजिस्ट है, मतलब स्विस जीव वैज्ञानी है। उसके अलावा फिलोसोफर है, दार्शनिक है। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट है, मतलब मनोवैज्ञानिक है। तो इन तीनों चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है, स्विस बायोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर है और साइकोलॉजिस्ट है। तो इन चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद ना अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, मतलब जीन पियाजे के अनुसार ना क्या क्या बोला है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, ही डेवलप्ड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत विकसित किया। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, द वर्ड कॉग्निटिव इज ड्राइवेड फ्रॉम कॉग्नेसेरेस ऑफ लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स टू नो, टू रिकॉग्नाइज एंड द कॉन्सेप्चुलाइज। तो कॉग्निशन शब्द जो है ना वो कॉग्नेसेरेस शब्द के लैटिन भाषा से लिया गया है। क्या, तो कॉग्निशन जो शब्द है ना वो लैटिन भाषा के कॉग्नेसेरेंस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, पहचानना और अवधारणा बनाना। क्या, तो जानना, पहचानना और अवधारणा बनाना ना, तो ये जो कॉग्नेसेरेंस शब्द है ना उसका मतलब होता है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, कॉग्निशन शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, तो कॉग्नेसेरेंस शब्द से मिलकर बना है और ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, जानना, पहचानना और अवधारणा बनाना, ये तमाम तीनों चीज़ होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन मेंटल हैबिट, मतलब संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्षमताओं और वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया है। उसके बाद बेसिस करके दिया है, मतलब जो जीन पियाजे की जो मूल बात है ना उसको दिया है, जो उन्होंने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादन किया है। उनमें से एक जो सिद्धांत है ना वो स्कीमा है। क्या है स्कीमा, तो स्कीमा क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए, सच नॉलेज दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड सराउंडिंग,
तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, ऐसा ज्ञान जो हमें दुनिया और परिवेश को समझने में मदद करता है। तो इसको अगर आप लोगों को और सरल तरीके से समझाओ ना कि स्कीमा क्या है, तो जब ना एक छोटा बच्चा ना, मान के चलो सबसे पहले वो कुत्ता को देखता है ना, तो उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि हाँ ये कुत्ता है, इसकी 4 टांगे होता है, ये भौंकता है और इसका जीभ जो बाहर निकला हुआ था, ये उसकी एक स्कीमा बन गया, एक इन्फॉर्मेशन बन गया। उसके बाद जब वो दोबारा ना उसी कुत्ते को या कोई और प्रकार के जो कुत्ते हैं उसको देखेंगे ना, तो उसके माइंड में जो स्कीमा बना हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है ना, उसके माध्यम से वो समझेगा कि वो जो दोबारा जो ये जो कुत्ता दिखा है ना, कि हाँ ये वाकई में जो 4 टांगे, जो इसका मुंह बाहर निकलता है और भौंकता ये भी है ना, तो ये भी कुत्ता है। तो स्कीमा उसे कहते हैं जो उसके दिमाग में पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर है ना, मतलब जो स्कीमा बना हुआ है उसका उपयोग करते हुए ना, सामने दोबारा जब कोई चीज़ को देखता है तो उससे रिलेट करता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। ठीक है, इसमें भी एग्जाम्पल करके दिया है, उसको सबसे पहले पढ़ो। अ बॉय वॉचेस अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड इट इज़ अ बर्ड। तो सबसे पहले एक लड़का जो होता है वो उड़ती हुई कोई वस्तु को देखता है और समझता है कि यह एक पक्षी है। तो उन्हें पहले से पता होगा ना कि उड़ता हुआ कोई चीज़ जो होता है वो पक्षी होता है बोल करके, तो ये उनका स्कीमा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आए स्कीमा क्या होता है। चलिए उसके बाद ना एसिमिलेशन, आत्मसात क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, आत्मसात क्या होता है। यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विथ अ न्यू सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। मतलब आत्मसात कोई नई स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा स्कीमा का उपयोग करना ही ना आत्मसात कहलाता है। आप लोगों को ना मैं सरल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ना एग्जाम्पल दिया है, उसको पढ़िए। व्हेन अ बॉय वॉच अ काइट इट अंडरस्टैंड अ बर्ड। जब एक लड़का पतंग को देखता है तो उसे पक्षी समझता है। आप लोगों को अब सरल तरीके से ना एसिमिलेशन, आत्मसात क्या होता है ये बता देता हूँ। मान करके चलो एक जो लड़का है ना, वो सबसे पहले कोई बिल्ली को देखता है। ठीक है, तो बिल्ली को देखेगा ना, तो वो सबसे पहले अपने माइंड में क्या स्कीमा बनाएगा कि बिल्ली का 4 पैर होता है और वो छोटा सा रहता है, ये स्कीमा बनाया। उसके बाद मान के चलो वो बाद में ना जब किसी कुत्ते के पिल्ले को देखेगा, उसके बच्चा को देखेगा ना, तो वो सोच में पड़ेगा कि ये भी तो बिल्ली है क्या, क्योंकि इसके भी 4 पैर है, इसके भी पूँछ है और इसका भी जो सिर है वो छोटा है। तो पिछले ज्ञान के आधार पर जब वो ना उसी प्रकार से जब वो सोच में पड़ा ना कि ये भी बिल्ली हो सकता है, आत्मसात कर रहे हैं ना एक दूसरे को, भले ही वो चाहे क्या है वो कुत्ता का पिल्ला हो, तो रिलेट करने की जब वो कोशिश करता है ना, जब अपने पुराने जो स्कीमा का जो ज्ञान होता है उसको, और उसके बाद जो सामने पे जो नया ज्ञान दिख रहा है ना उसको, तो जब वो रिलेट करने की कोशिश करता है ना बच्चा जो है वो, तो उसे हम लोग आत्मसात कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार। समझ में आया आप लोगों को एसिमिलेशन क्या होता है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ना ये नोट करके रखना है कि स्कीमा किसका है, तो जीन पियाजे का है। एसिमिलेशन किसका है, तो जीन पियाजे का है। चलिए उसके बाद ना एकोमोडेशन मतलब मेल के बारे में जानते हैं। तो ध्यान से एकोमोडेशन को पढ़िए। इट्स अ चेंजिंग और अल्टरिंग टू एक्साइटिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो ये जो एकोमोडेशन, समायोजन क्या है इसके बारे में बताओ ना। तो यह एक प्रकाश में बदलती है या संशोधन या मौजूदा स्कीमा जानकारी है। तो ये इसके अनुसार। ठीक है, आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। डिफरेंटेड बिटवीन बर्ड्स एंड एरोप्लेन। मतलब पक्षी और हवाई जहाज में अंतर करना क्या कहलाता है, एकोमोडेशन, समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को ना एकोमोडेशन क्या होता है जीन पियाजे के अनुसार अपने शब्दों में सरल तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब यह है कि जब आप लोगों को कोई पुराना नॉलेज होता है, पुराना ज्ञान होता है ना, और उसके बाद जब आप लोग नया ज्ञान प्राप्त करते हो, तो उस पुराने ज्ञान पे जो आप लोग बदलाव करते हो ना, बदलाव करके जो नया ज्ञान को जोड़ते हो, प्राप्त करते हो ना, तो उसे एकोमोडेशन, समायोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है डिफरेंट बिटवीन बर्ड्स एंड एरोप्लेन। तो आप लोगों को ना अंतर पहचानना पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में, ये बोला गया है। इसमें आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बचपन में आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा, और साइकिल चलाने के बाद जब आप लोगों को बाइक मिला, गाड़ी मिला, तो आप लोग साइकिल चलाने का ज्ञान कैसे था कि पैडल मारता हूँ तो साइकिल चलता है और ऐसे ऐसे हैंडल पकड़ के चला लेता हूँ। लेकिन जब आप लोग बाइक चलाने को सीखे तो उसमें अपना जो पुराना ज्ञान है और उसके बाद जो बाइक चलाने का नया ज्ञान है, तो उसमें चेंजेस किए ना। जब बाइक चलाओगे तो उसमें 3-4 गियर होता है, इस प्रकार से क्लच होता है, ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे दबाते हैं, ये करते हैं। तो इस प्रकार से जो आप लोगों का नया ज्ञान प्राप्त हुआ और पुराना ज्ञान आप लोगों का जो साइकिल चलाने का है, तो उसमें बदलाव करते हुए जब आप लोग नया ज्ञान को प्राप्त करते हो ना, तो उस
उसको एकोमोडेशन समायोजन कहते हैं। पुराना ज्ञान को नए ज्ञान में बदलना जो होता है वो एकोमोडेशन समायोजन कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को एकोमोडेशन क्या होता है? तो यही बोला गया है कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में डिफरेंट करना, अंतर पहचानना ना, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान से ना कुछ परिवर्तन करके नया ज्ञान जो सीखना होता है ना वो एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा स्टेज करके दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन कलेक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ नॉलेज, बच्चे ना छोटी छोटी जो जानकारी है ना उसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, रखता है। एंड मेक अ बिगेस्ट कॉन्सेप्ट, और वो बड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है वो बनाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। देयर आर 4 स्टेज, तो इसमें जीन पियाजे के ना 4 प्रकार के स्टेज बताए हैं, और ये जो 4 स्टेज है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, ये जो जीन पियाजे के ना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 प्रकार के स्टेज बताए हैं, इन चारों को आप लोगों को नोट करना है। सबसे पहला देखो सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। क्या? तो सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने सीडीपी में पढ़ा था इसको। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसका जो एज है वो 2 से 7 वर्ष होता है, इसको पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था भी कहा जाता है, तो दोनों को आप लोगों को नोट करना है। तीसरा कॉन्क्रीट स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसका एज है 7 से 11 वर्ष। और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, और ये 11 वर्ष से अधिक होता है। ठीक है, तो इन चारों जो स्टेज है जीन पियाजे के ना संज्ञानात्मक विकास के, जिनको हम लोग ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं ना, तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश का पेडागोजी का सेक्शन है, इसके वजह से। चलिए, उसके अलावा रिमार्क करके दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन क्रिएट देयर ओन वर्ड्स ऑफ नॉलेज बाय देयर यूनिट ऑफ नॉलेज, तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, बच्चे अपने ज्ञान की इकाइयों द्वारा ज्ञान की अपनी दुनिया बनाते हैं। मतलब सरल तरीके से बताओ ना, तो बच्चे जो होते हैं ना, वो जो इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट होता है वो जानते हैं ना, उसी इन्फॉर्मेशन के जरिए ना वो अपनी एक नई दुनिया बनाता है। ठीक है, तो ये रिमार्क करके मतलब टिप्पणी में ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, उसके बाद ना कॉन्सेप्ट ऑफ नॉम चॉम्स्की, मतलब नॉम चॉम्स्की की जो अवधारणा है ना उसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया, क्या क्या अवधारणा दिया, इसके बारे में जानते हैं। नॉम चॉम्स्की के बारे में ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन जो बोला है उसको, बर्न इन 1928 इन फिलाडेल्फिया अमेरिका, मतलब ये जो नॉम चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक है ना, इनका जो जन्म है वो 1928 में ना फिलाडेल्फिया अमेरिका में हुआ था, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा उसके क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसको ध्यान से पढ़िए। अमेरिकन लिंग्वास्टिक मतलब भाषाविद है, फिलोसोफर मतलब दार्शनिक है, और कॉग्निटिव साइंटिस्ट मतलब संज्ञानात्मक वैज्ञानिक है, एंड सोशल क्राइटिक मतलब सामाजिक आलोचक है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, मतलब ना नॉम चॉम्स्की के अनुसार उन्होंने क्या क्या बोला है ना, उसको ध्यान से पढ़िए। सबसे फर्स्ट को, चिल्ड्रन आर बर्न विथ इनहेरिटेड एबिलिटी, मतलब जो बच्चे हैं ना वो जन्मजात योग्यता लेकर के पैदा होते हैं। टू लर्न ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब ना जो मानव की जो भाषा है ना उसे सीखने के लिए। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एवरी पर्सन प्रोसेस लैड, लैड का जो मतलब होता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, मतलब भाषा अधिग्रहण का जो उपकरण होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैड बोलेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी पर्सन हैज़ प्रोसेस, मतलब हर जो मानव है, जो व्यक्ति है ना, इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है, ये बोला गया है। एंड यूजी, तो यूजी का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल ग्रामर इन देयर ब्रेन, तो उन लोग ना जो यूनिवर्सल ग्रामर है ना, तो अपने ब्रेन में वो सीखते हैं उसी प्रकार के प्रोसेस करके, तो ये बोला गया है। कौन बोला है, तो नॉम चॉम्स्की ने बोला है, तो ये चीज़ आप लोगों को ना याद रखना है इसके बारे में। चाहो ना तो ये जो लैड लिख है ना शॉर्ट फॉर्म में ना, तो एक तरफ आप लोग लैड लिख लीजिए, और लैड लिखने के बाद ना उसका जो फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए, और यूजी का क्या होता है वो भी लिख लीजिए। ठीक है, हो सकता है पूछा जा सकता है कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार लैड का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण मतलब क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए, उसके बाद ना लैड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ना विस्तार पूर्वक जानते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इट इज़ अ मशीन बाय विच वी एक्वायर अ लैंग्वेज एंड ग्रामर रूल, तो लैड क्या होता है हिंदी में अगर आप लोगों को समझाऊँ ना, भाषा अधिग्रहण उपकरण एक मशीन है जिसके द्वारा हम भाषा को ना और व्याकरण के नियमों के माध्यम से सीखते हैं भाषा को, जो किसी भाषा को सही ढंग से सीखने में मदद करता है। कौन, तो ये लैड होता है। ठीक है, तो लैड जो है
है ना वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, किसी प्रकार का ये उपकरण है जो हमें भाषा सीखने में मदद करता है। तो नॉम चॉम्स्की के लैट के बारे में आप लोगों को समझ में आना। चलिए उसके बाद यूजी के बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर इट्स अ सेट ऑफ रूल अबाउट अ लैंग्वेज। इसको अगर हिंदी में बताऊँ ना तो सार्वभौमिक व्याकरण जो किसी भाषा के बारे में नियमों का एक समूह होता है जिसे यूजी यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। यूजी का मतलब यूनिवर्सल ग्रामर होता है जो किसी ना नियमों का ना व्याकरणों का एक समूह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा जीजी के बारे में जानते हैं कि जीजी क्या है। तो ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला जनरेटिव ग्रामर द रूल बाय विच चिल्ड्रन कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस। तो इसको अगर हिंदी में बताओ ना तो जनरेटिव व्याकरण वे नियम जिनके द्वारा बच्चे वाक्य का निर्माण करते हैं ना उसे क्या बोलेंगे, जीजी बोलेंगे, जनरेटिव ग्रामर बोलेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। द रूल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज नॉट जनरेट ग्रामर रूल, मतलब भाषा अधिग्रहण की भूमिका व्याकरण के नियम बनाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ना कॉन्सेप्ट ऑफ वाइगोस्की के बारे में जानते हैं। तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। मतलब वाइगोस्की के जो सिद्धांत है ना उसको भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, उसके अवधारणा को वर्क करके दिया है। सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, संघात्मक सिद्धांत की नींव रखा था, किसने रखा था, तो वाइगोस्की ने रखा था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वाइगोस्की ने भी दिया था। तो इसको भी आप लोगों को नोट करना है। उसके अलावा कॉन्सेप्ट करके दिया है टिप्पणी, ध्यान से पढ़िए। ही डेवलप्ड 3 कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने ना जो वाइगोस्की है ना उन्होंने 3 प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है, 3 प्रकार के जो अवधारणा है वो दिया था। सबसे पहला कौन सा अवधारणा था, MKO। तो MKO क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ना फर्स्ट में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। ट्रेनर हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर्स, इट इज़ अ कॉल्ड MKO। और MKO का जो फुल फॉर्म है ना वो मोर नॉलेजेबल अदर होता है। तो आप लोगों को ना इसको हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ मैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, MKO का जो मतलब होता है वो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, मतलब अन्य अधिक जानकार। मान करके चलो आप लोग ना क्या कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं आप लोगों से कुछ हद तक की अधिक जानकार हूँ ना इस मामले में। तो इसी को क्या कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब जो आप लोगों को जो सिखा रहा है ना, जो पढ़ा रहा है ना, तो उससे ज़्यादा जानकार जो होगा वो ट्रेनर होता है। कौन, तो ट्रेनर हैज़ बेटर अंडरस्टैंड। मतलब मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से समझता है। ये बोला है हायर एबिलिटी लेवल देन लर्नर, मतलब सीखने वाले से ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। और ये जो समझता है ना उसे ही क्या कहते हैं, जो आपसे अधिक समझते हैं उनको मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। मतलब जो ट्रेनर है वो अन्य अतिरिक्त जानकार होते हैं, ये कहा है। तो आप लोगों को समझ में आया MKO क्या होता है, कि जो आपके टीचर होंगे वो आपसे अधिक जानकार होंगे, अधिक नॉलेजेबल होंगे, और आप जो लर्नर हो उससे ज़्यादा अच्छे से सीखता है, वो जानता है, तो उसे ही कहते हैं कि जो सिखाने वाला है वो सीखने वाले से अधिक जानकार होता है। इसे ही MKO कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार। समझ में आया आप लोगों को। उसके अलावा नेक्स्ट करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। MKO स्टैंड अ पर्सन हु मे नॉट बी परफेक्ट इन एवरी फील्ड। मतलब MKO से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो हर क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं हो सकता, मतलब हर क्षेत्र में ना बेटर नहीं हो सकता, जानकार नहीं हो सकता। मान कर चलो मैं 1-2 सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं हर सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता हूँ। कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें मेरा वीकनेस ज़रूर होगा। तो इसी को MKO का सिद्धांत कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो सिद्धांत है ना, ZPD के बारे में पढ़िए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ डिनोट्स द डिफरेंट बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट इट लर्न विथ गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट बाय अ स्किल्ड पार्टनर। तो अगर आप लोगों को ZPD को हिंदी में मतलब समझाऊँ ना, तो ZPD का जो हिंदी में मतलब होता है ना वो समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है। क्या, तो समीपस्थ विकास क्षेत्र को ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना वो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो बताता है कि जो एक बच्चा है ना वो स्वतंत्र रूप से क्या हासिल कर सकता है, और एक जो कुशल उसके मार्गदर्शन होते हैं ना तो उसके माध्यम से क्या वो प्रोत्साहन मिल सकता है और किस प्रकार से वो सीख सकता है, ये ZPD बताता है। आप लोगों को अपने शब्द में और सरल तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, मान के चलो एक जो बच्चा
बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, और जब वो साइकिल चलाना सीख रहा है, जब खुद से सीखता है ना, तो वो कितना सीख पाएगा, कम सीख पाएगा, अपने मन से जो सीखता है वो। और उसके अलावा ना उसके जो पेरेंट्स मतलब उसके जो मार्गदर्शक होंगे ना, मान के चलो उसके जो पिता होंगे ना, तो वो जब साइकिल चलाना सीख रहा है तब पीछे से उसको पकड़ेगा ना उसके साइकिल को, तो वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और चलाना फिर धीरे धीरे और क्या होगा, सीख जाएगा जल्दी से। तो जब वो खुद से सीखता है अपने मन से, और उसके बाद उसके जो मार्गदर्शक है ना वो जो सिखाता है ना, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होता है, जो एक बालक वो खुद से सीखता है और एक मार्गदर्शक के साथ में जो सीखता है ना, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना उसे हम लोग ZPD कहते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहते हैं, कि वो जो बच्चा है वो खुद से क्या सीख सकता है और उसके बाद उसके जो मार्गदर्शक है उसके जो गाइडेंस है वो क्या सिखाता है, इन दोनों के जो बीच के जो दूरी होता है ना उसे ZPD के नाम से जाना जाता है। समझ में आया आप लोगों को ZPD क्या होता है। चलिए तीसरा स्कैफोल्डिंग के बारे में जानते हैं वाइगोस्की के अनुसार, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। इट इज़ वन सच एजुकेशनल प्रैक्टिस बाय अ पावरफुल वन दैट हेल्प स्टूडेंट टू रिटर्न एंड अप्लाई न्यू लैंग्वेज। इट इज़ अ टेम्परेरी सपोर्ट बाय अ स्किल्ड पार्टनर। तो अगर आप लोगों को ना स्कैफोल्डिंग क्या होता है वाइगोस्की के अनुसार इसको सरल तरीके से अपने शब्दों में बताऊँ ना, तो स्कैफोल्डिंग का जो मतलब होता है ना, वो एक बच्चा मान के चलो वो साइकिल चलाना सीख रहा है, शुरुआती जब चलाना वो सीख रहा है तब एक पेरेंट्स होने के नाते या बड़े भैया होने के नाते आप उसको मदद करते हो, और धीरे धीरे जब वो चलाना सीख रहा है, वो सीखता रहता है ना, तो उसके जो मदद है ना वो धीरे धीरे हम लोग कम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले पीछे से हम लोग ना जो उसका कैरियर होता है उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तू चला बोल करके, और जब वो चलाते रहता है तो बीच बीच में हम लोग उसे छोड़ देते हैं, हाथ को अपने मन से चलाता है। तो जब हम लोग उसको मदद करते हैं और वो जो मदद है ना धीरे धीरे हम लोग कम करते जाते हैं ना, तो ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे मदद को कम करना ना, एक जो मार्गदर्शक है उसका, तो उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार। मतलब चाहे वो आप लोग कोई भी फील्ड में हो, मान के चलो अगर आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हो तो धीरे धीरे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद धीरे धीरे क्या करूँगा, अपना जो पढ़ाने का लेवल है वो मैं कम करूँगा और आपका जो पढ़ने का लेवल है उसे ज़्यादा बढ़ाऊँगा, और धीरे धीरे एक दिन मैं अपना जो मदद है ना आप लोगों को कम करूँगा। तो ये जो कम करने वाली जो बात है, और जो लर्नर है जो सीखने वाला जो अपने आप जब सीखता है ना तो मदद कम करके, तो उसको क्या कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को। कोई भी वो जो बच्चा वो कार्य कर रहा है उस कार्य में जब वो जो एक मार्गदर्शक है वो उसका सपोर्ट कर रहा है, उसका हाथ बटा रहा है, और धीरे धीरे वो जो सपोर्ट करना बंद करता है ना और वो अपने आप में जो लर्नर है वो सीखता है, तो उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को ना स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगोस्की के अनुसार। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद रिमार्क मतलब टिप्पणी करके दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। ही एम्फिसाइजेड इन पीयर एंड कोलाबोरेटिव लर्निंग, मतलब साथ साथ सीखना और सहयोग। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। लैंग्वेज इज डेवलप्ड विथ अ सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक संपर्क के माध्यम से ना जो लैंग्वेज है ना वो विकसित होता है, भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। लैंग्वेज प्ले अ क्रिटिकल रोल, मतलब जो भाषा है ना वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास में। तो लैंग्वेज जो होता है ना वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ है ना उस उतने चीज़ों को आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक पढ़ना था। चलिए इसके बाद ना अंतिम रूप से थोड़ा सा बचा हुआ उसको पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ BF स्किनर, मतलब BF स्किनर ने ना कौन सा सिद्धांत दिया था इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़िए प्रोपाउंडर, मतलब प्रतिपादक। तो ये जो BF स्किनर है वो किसका प्रतिपादक है, वो कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादक है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है कि कंडीशनिंग थ्योरी को जो दिया था ना वो BF स्किनर ने दिया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए क्या होता है कंडीशनिंग थ्योरी इसके बारे में जानते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज अ मेथड of learning that used reward and punish to modify behavior। तो अगर इसे हिंदी में बताऊँ ना तो वो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ना वो सीखने की एक विधि है जो व्यवहार को संशोधित करने के लिए ना पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। तो ये ऑपरेटिंग थ्योरी कहलाता है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अकॉर्डिंग करके दिया है, मतलब BF स्किनर के अकॉर्डिंग, मतलब उनके अनुसार। तो BF स्किनर के अनुसार कंडीशनिंग थ्योरी क्या है इसके बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ही बिलीव दैट द बेस्ट वे to understand behavior is to look at the causes of action and its consequences, परिणाम। तो इसको अगर हिंदी में समझाओ ना तो BF
स्किनर के अनुसार व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्रिया को अर्थात कार्य के ना जो कारण है उसको देखा जाए और उसको परिणाम को देखा जाए ना, तो ये क्या कहलाएगा, वो कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत आएगा, जो व्यवहार को समझना होता है वो। ठीक है, साफ साफ तौर पर बीएफ स्किनर ने ये कहा था कि कंडीशनिंग थ्योरी या व्यवहार को समझने का ना जो सबसे अच्छा तरीका होगा ना, वो व्यवहार के कारण को और परिणाम को देखना जो होता है वो कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर बिहेवियरिस्ट इन्फोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग। तो इसको अगर हिंदी में समझाऊँ ना, तो बच्चे भाषा जो सीखते हैं ना वो व्यवहारिक पुनर्वरण के सिद्धांत से सीखते हैं, और किसी भी चीज़ को ना आपस में जोड़ करके मिला करके ना बच्चे जो है ना वो सीखते हैं। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन भाषा सीखने का जो तरीका है वो होता है इसमें। के बाद ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के बारे में जानते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड्स। मतलब भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि को ना शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को फर्स्ट में याद रखना है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए। द फर्स्ट लैंग्वेज इज मेंटेनेड एज द रिफ्रेश सिस्टम इन द एक्विजिशन ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स। इसको अगर हिंदी में समझाऊँ ना, तो व्याकरण अनुवाद विधि में जो द्वितीय भाषा होता है ना, मतलब द्वितीय भाषा हम लोग अंग्रेजी को मान करके ले सकते हैं, और प्रथम जो भाषा होता है ना वो हमारा मदर टंग होता है, मातृभाषा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग ना व्याकरण अनुवाद विधि में ना द्वितीय भाषा को जब सीखते हैं ना, तो प्रथम भाषा को हम लोग क्या करते हैं, उस प्रणाली में ना उसको संदर्भित रूप में लेते हैं, मतलब उसको प्रेफरेंस के रूप में लेते हैं ना, उसी के माध्यम से हम लोग द्वितीय भाषा को भी सीखते हैं ना। तो ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर टीचिंग इज मोर ब्यूटीफुल व्हेन ग्रामर इज काउट इन कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, व्याकरण शिक्षण तब अधिक सार्थक होता है जब व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाया जाता है, मतलब ना व्याकरण को उसके संदर्भ में सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर कैन बी टॉट इंडिकेटिवली बाय गिविंग एग्जाम्पल टू ड्राइव रूल। इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए उदाहरण देकर ना समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है आगमनात्मक रूप से, ये बोला गया है इसमें। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। द डायरेक्ट मेथड्स इज दैट क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। मतलब प्रत्यक्ष विधि यह है, कक्षा शिक्षण में केवल लक्ष्य भाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए, ये बोला गया है इसमें। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था। इसके बाद मैं आप लोगों का ना जब ना MCQ सीरीज़ लाऊंगा ना, तो उसमें हम लोग ना लगभग 10 से 12 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है।